तो चलिए अब अकबर के शासनकाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास मुगल वंश के सबसे महान शासकों में से एक के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं देखेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लगभग खत्म हो चुके साम्राज्य को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनाया गया। हाँ, और क्या चीज उन्हें इतिहास में इतना खास बनाती है, मतलब अकबर द ग्रेट क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। जरूर, हम देखेंगे कि कैसे एक 13 साल का लड़का हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक बना। हम उनकी राजपूत नीति, उनके सामने जो चैलेंजेस आए और उनके अनोखे धार्मिक विचारों पर भी गौर करेंगे। राइट, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक साम्राज्य बनाने के पीछे की सोच को समझना है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहली और हैरान करने वाली बात तो यही है कि अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में बादशाह बन गए थे। पंजाब में कलानौर में उनकी ताजपोशी हुई। और उस वक्त 13 साल की उम्र में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर उनके संरक्षक बैरम खान की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। हाँ, क्योंकि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, राइट। जो अकबर और मोहम्मद आदिल शाह के हिंदू जनरल हेमू के बीच लड़ी गई थी। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक तरह से डू और डाई सिचुएशन थी मुगलों के लिए। तो इस लड़ाई में बैरम खान ने ही अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। बिल्कुल, अकबर तो उस वक्त बहुत छोटे थे। कमान पूरी तरह बैरम खान के हाथ में थी। और नतीजा, हेमू को हराया गया, पकड़ा गया और फिर मार दिया गया। हाँ, ये जीत अकबर के शासन की नींव रखने के लिए बेहद जरूरी थी। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जीत सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने उत्तर भारत में मुगल सत्ता को फिर से स्थापित कर दिया, जो हुमायूं के समय में बहुत कमजोर पड़ गई थी। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये मुगल साम्राज्य की असली शुरुआत थी? एक तरह से हाँ, द रियल बिगिनिंग। यहाँ से साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। अब यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अकबर ने ये समझ लिया था कि सिर्फ लड़ाइयों से साम्राज्य नहीं चलता। उन्होंने राजपूतों को जीतने की नहीं, बल्कि अपने साथ मिलाने की कोशिश की। बिल्कुल, उन्होंने राजपूत राजाओं को मुगल सेवा में शामिल किया और उन्हें मुगल कुलीनता मतलब नोबिलिटी के बराबर का दर्जा दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका विवाह। हाँ, उन्होंने आमेर के कछवाहा राजपूत शासक भारमल की बेटी हरकाबाई, जिन्हें हम जोधाबाई भी कहते हैं, हाँ, उनसे शादी की। और बाद में जब जहांगीर का जन्म हुआ तो उन्हें मरियम-उज़-ज़मानी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ये तो एक तरह का मास्टर स्ट्रोक था। ओह एब्सोल्युटली। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल अलायंस था। इससे अकबर को राजपूतों का भरोसा मिला और उनकी सैन्य ताकत भी। तो ये पॉलिसी दिखाती है कि अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सभी राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता मान ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। हाँ, राणा प्रताप सिंह और उनके बेटे अमर सिंह, उन्होंने कभी भी मुगल वर्चस्व को नहीं माना। और इसी प्रतिरोध का नतीजा थी 1576 की प्रसिद्ध हल्दी घाटी की लड़ाई। और यहाँ एक और पेचीदा बात है। क्या? इस लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कोई मुगल जनरल होगा? नहीं, मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के मान सिंह कर रहे थे, जो खुद एक राजपूत थे। अच्छा, मतलब हरकाबाई के रिश्तेदार। हाँ, तो ये एक तरह से राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई बन गई थी। तो हमारे सोर्स के मुताबिक इस लड़ाई में राणा प्रताप हार गए थे। हाँ, टेक्निकली वो हार गए थे। उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। और ये कभी आत्मसमर्पण नहीं किया वाली बात बहुत मायने रखती है। इसी वजह से राणा प्रताप आज भी प्रतिरोध और स्वतंत्रता का एक सिंबल माने जाते हैं। तो ये दिखाता है कि अकबर का साम्राज्य विस्तार बिना चैलेंज के नहीं था। एग्जैक्टली। कुछ राज्यों ने अपनी संप्रभुता के लिए आखिर तक संघर्ष किया। अब आते हैं अकबर के शासन के सबसे अनोखे पहलू पर। 1581 में अकबर ने एक नए धर्म की घोषणा की, दीने इलाही, ईश्वर का धर्म। हाँ, ये कोई पारंपरिक धर्म नहीं था, है ना? नहीं, ये इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इन सब के मूल्यों और शिक्षाओं का एक सिंथेसिस था, एक मिश्रण था। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अकबर को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी एक शासक को? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है। वो अलग अलग विश्वासों को समझना चाहते थे,
शायद वो एक ऐसा आधार बनाना चाहते थे जो उनके इतने डाइवर्स साम्राज्य के सभी लोगों को एकजुट कर सके। एक कॉमन ग्राउंड। हाँ, एक कॉमन ग्राउंड। और मजेदार बात यह है कि इस नए धर्म को अपनाया किसने? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इस नए धर्म का पालन करने वाला एकमात्र व्यक्ति बीरबल था। सिर्फ बीरबल? सीरियसली, सिर्फ एक आदमी। हाँ, ये तथ्य बताता है कि दीने इलाही कोई जन आंदोलन नहीं बन पाया। ये शायद अकबर की अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज का नतीजा था, जिसे आम जनता ने नहीं अपनाया। तो क्या ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था? मास मूवमेंट के तौर पे देखें तो हाँ, लेकिन एक सम्राट द्वारा ऐसा प्रयास करना ये अपने आप में एक असाधारण बात थी। ये दिखाता है कि वो अपने समय से कितना आगे सोच रहे थे। तो आज की इस गहरी चर्चा का मतलब क्या है? हमने देखा कि अकबर का शासनकाल कई परतों वाला था। एक युवा लड़के के रूप में सत्ता का सुदृढ़ीकरण, फिर राजपूतों के साथ गठबंधन और टकराव की एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी, और अंत में धार्मिक विचार का एक अभूतपूर्व प्रयोग। हमने ये भी देखा कि उन्हें महान क्यों कहा जाता है। ये सिर्फ उनकी मिलिट्री जीतों के कारण नहीं है, राइट, बल्कि उनके प्रशासनिक और डिप्लोमेटिक कौशल और एक एकीकृत साम्राज्य बनाने की उनकी विजन के कारण भी है। तो ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। एक शासक जो इतना प्रैग्मेटिक था, जो जानता था कि साम्राज्य चलाने के लिए सैन्य ताकत और राजनीतिक गठबंधन कितने जरूरी हैं, उसने दीने इलाही जैसा एक आइडियलिस्टिक विचार क्यों पेश किया, जिसे लगभग किसी ने नहीं अपनाया? सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सपना था, या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक मकसद छिपा था? शायद उलेमाओं की ताकत को कम करने का एक तरीका, या अपनी सत्ता को और मजबूत करने का? कौन जाने, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है। अब हम अकबर की वास्तुकला और नवरत्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज है वो अकबर के दौर की दो शानदार चीजों पर रोशनी डालते हैं। एक तो है उनकी बनाई हुई जबरदस्त इमारतें, और दूसरा उनके दरबार की इंटेलेक्चुअल पावर हाउस, मतलब उनके नवरत्न। जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये दो अलग अलग कहानियां हैं, या पत्थर से बनी इमारतें और ये ब्रिलियंट माइंड्स दोनों मिलकर अकबर के विजन की एक ही कहानी कहते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या अकबर का साम्राज्य पत्थरों पर बना था या विचारों पर? एग्जैक्टली। चलिए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फतेहपुर सीकरी से। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेस के हिसाब से इसे 1570 एडी के आसपास बनाया गया, सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में। जी। और अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से यहीं शिफ्ट कर ली। ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं था, मतलब एक पूरा नया शहर बसाना। बिल्कुल, एक नई कैपिटल एस्टैब्लिश करना। लेकिन इसमें एक पेच है। अच्छा, और वो पेच बहुत दिलचस्प है। फतेहपुर सीकरी हमेशा के लिए राजधानी नहीं थी। ओह। अगर हम टाइमलाइन देखें तो पावर का सेंटर वो लगातार बदल रहा था। 1571 में राजधानी आगरा से सीकरी आई, ठीक है, लेकिन सिर्फ 14 साल बाद 1585 में इसे सीकरी से लाहौर ले जाया गया, और फिर 1598 में वापस लाहौर से आगरा। एक मिनट, मतलब 30 साल से भी कम समय में 4 बार कैपिटल शिफ्ट हुई? जी, 4 बार। आज के जमाने में तो एक बड़ी कंपनी भी अपना हेडक्वार्टर्स इतनी बार बदले तो केओस हो जाएगा। सही बात है। तो क्या ये अकबर की इंडिसाइसिव मूव्स दिखाता है, या फिर ये दिखाता है कि साम्राज्य असल में उतना स्टेबल नहीं था जितना हम मानते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। आप इसे अस्थिरता कह सकती हैं या फिर आप इसे स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी भी कह सकती हैं। अच्छा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखती हैं। कुछ इतिहासकार इसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, मतलब साम्राज्य की जरूरत के हिसाब से पावर सेंटर को मूव करना। जैसे जब उत्तर पश्चिम सीमा पर ध्यान देना जरूरी हुआ तो राजधानी लाहौर चली गई। ये दिखाता है कि अकबर रिस्पॉन्स देने में कितने तेज थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। इस कांस्टेंट अपहीबल का आम लोगों पर, शाही खजाने पर कितना भारी पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हजारों लोग, उनका सामान, ये तो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर रहा होगा। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि फतेहपुर सीकरी को छोड़ना पड़ा। कुछ सोर्सेस पानी की कमी की तरफ इशारा करते हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। एक शानदार शहर तो बन गया, लेकिन शायद उसे सस्टेन करने के रिसोर्सेज नहीं थे। ये हमें याद दिलाता है कि उस गोल्डन एज में भी जमीनी हकीकतें और चुनौतियां थीं। सही बात है, लेकिन जब तक वो शहर आबाद रहा, वो पावर का एक जबरदस्त सिंबल था। बिल्कुल। और इस पावर का सबसे बड़ा सिंबल शायद बुलंद दरवाजा है। सोर्सेज में साफ तौर पे लिखा है कि इसे 1573 एडी में गुजरात पर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। जी। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ, एक आम किसान या व्यापारी जब पहली बार उस दरवाजे को देखता होगा तो उसके मन में क्या भाव आते होंगे?
डर, सम्मान? या ये एहसास कि वो एक बहुत बड़ी अजय ताकत के सामने खड़ा है? यकीनन आखिरी वाला। हाँ। वो सिर्फ एक एंट्रेंस गेट नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट था। वो कह रहा था कि आप एक शहर में दाखिल नहीं हो रहे हैं, आप एक विक्टोरियस एम्पायर के दिल में दाखिल हो रहे हैं। वाओ! और यही पैटर्न हमें अकबर की दूसरी बड़ी कंस्ट्रक्शंस में भी दिखता है। 1565 एडी का आगरा का किला, 1566 का लाहौर किला, 1585 का इलाहाबाद किला। मतलब ये सिर्फ महल नहीं थे? नहीं, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। ये मिलिट्री गैरिसन्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे और पावर प्रोजेक्शन के हब्स थे। सोर्सेज में फतेहपुर सीकरी की और भी इमारतों का जिक्र है, जैसे पंचमहल और सलीम चिश्ती का मकबरा। जी। और एक दिलचस्प डिटेल ये है कि मकबरा बनवाया तो अकबर ने था, लेकिन बाद में जहांगीर ने उसे संगमरमर से फिर से बनवाया। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे बेटा अपने पिता की लेगेसी को लेकर उसे और पॉलिश कर रहा हो। बिल्कुल, ये उस दौर की परंपरा को दिखाता है। इमारतें स्टैटिक नहीं थीं, वो लिविंग मॉन्यूमेंट्स थीं। एक शासक शुरू करता है, दूसरा उसे आगे बढ़ाता है। राइट। लेकिन जो सबसे कमाल की बात है वो ये कि इन इमारतों को लिविंग कौन बना रहा था? और शायद यहीं पर हमारी कहानी के दोनों हिस्से जुड़ते हैं। सोर्सेज में ये बात लिखी है कि फतेहपुर सीकरी में ही बीरबल और तानसेन जैसे नवरत्नों के महल भी थे। बिल्कुल सही। ये बात तो कमाल की है। मतलब फतेहपुर सीकरी सिर्फ ईंट और पत्थर का शहर नहीं था, वो अकबर के विजन का एक फिजिकल ब्लूप्रिंट था। एग्जैक्टली। यहाँ बादशाह है, यहाँ सूफी संत का आशीर्वाद है और यहीं पर उनका थिंक टैंक भी रह रहा है। ये आर्किटेक्चर और इंटेलेक्ट का संगम था। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें इमारतों से निकलकर उन इंसानों तक ले जाता है जिन्होंने अकबर के साम्राज्य को असल में चलाया। अकबर की महानता सिर्फ पत्थर और गारे में नहीं थी। असली ताकत तो उन लोगों में थी जिन्हें उन्होंने अपने आसपास इकट्ठा किया था। उनकी ड्रीम टीम। हाँ, अकबर ने एक इंटेलेक्चुअल एम्पायर भी बनाया था, जिसे हम नवरत्न या 9 जूल्स के नाम से जानते हैं। चलिए इस ड्रीम टीम पर एक नजर डालते हैं। ये कोई ऑर्डिनरी काउंसिल नहीं थी। नहीं। सोर्सेज में जो लिस्ट है वो आज के किसी मॉडर्न कैबिनेट की तरह लगती है। हाँ। बीरबल जो एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर थे, अबुल फजल और उनके भाई फैजी जो स्कॉलर और स्टेट्समैन थे, टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर, मान सिंह एक टॉप लेवल मनसबदार। यहाँ मनसबदार को थोड़ा और समझना जरूरी है। वो सिर्फ एक मिलिट्री कमांडर नहीं थे। अच्छा। मनसबदारी एक रैंकिंग सिस्टम था जो किसी ऑफिशियल का रुतबा, उसकी तनख्वाह और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी उसे कितने सैनिक रखने हैं, ये सब तय करता था। ओके, आई सी। तो मानसिक एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल थे जिनकी मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही भूमिकाएं थी। राइट। और लिस्ट में आगे हैं तानसेन जो संगीतकार थे, अब्दुल रहीम खाने खाना जो एक स्टेट्समैन होने के साथ साथ कमाल के हिंदी कवि थे जी। और फिर फकीर अजियाउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा जो सलाहकार रहे होंगे। ये डाइवर्सिटी कमाल की है ना? प्रशासन, वित्त, सेना, संगीत, साहित्य सब कुछ कवर किया गया। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ कुछ बुद्धिमान लोगों का जमावड़ा नहीं था। ये अकबर के गवर्नेंस मॉडल को दिखाता है। मतलब वो समझ रहे थे कि एक साम्राज्य सिर्फ जंग जीतने से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए फाइनेंस एक्सपर्ट्स, कल्चरल आइकॉन्स और शार्प एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी जरूरत होती है। सही बात है। ये एक होलिस्टिक कोर्ट कल्चर और एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश थी जो मेरिट पर आधारित हो। तानसेन का उदाहरण लेते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि उनका असली नाम रामतनु पांडे था। हाँ, और वो ग्वालियर घराने से थे। अकबर के दरबार में आने से पहले वो रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के लिए काम करते थे। ये दिखाता है कि अकबर की नजर टैलेंट पर थी, चाहे वो कहीं भी हो। बिल्कुल। उन्होंने तानसेन को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें मियाँ की उपाधि दी। इसे आप अकबर की टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। हाँ, गुड वन। वो पूरे उपमहाद्वीप से बेस्ट टैलेंट को पहचान कर अपने साथ जोड़ रहे थे, चाहे उनका धर्म या बैकग्राउंड कुछ भी हो। तानसेन का मुगल दरबार में आना सिर्फ एक संगीतकार का आना नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का शाही संरक्षण में आना था। ये एक तरह का कल्चरल इंटीग्रेशन था। और यही अप्रोच हमें फाइनेंस में भी दिखती है। टोडरमल और उनका 10 साला बंदोबस्त या जब्ती सिस्टम। जी, बहुत महत्वपूर्ण। सोर्स में बताया गया है कि इसमें पिछले 10 सालों की पैदावार का एवरेज निकालकर रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। ये सुनने में तो सिंपल लगता है, पर इसका इम्पैक्ट क्या था? इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा था। इस सिस्टम ने टैक्स कलेक्शन को आर्बिट्ररी होने से बचाया।
और किसान को पहले से पता होता था कि उसे कितना टैक्स देना है, और स्टेट को भी। और स्टेट को पता होता था कि कितनी इनकम होगी। इसने साम्राज्य के फाइनेंस को एक स्टेबल फुटिंग दी। लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल एंगल भी था। बिल्कुल, इसने राज्य और किसान के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाया, जिससे पुराने जमींदारों और बिचौलियों की ताकत कम हुई। ये एफिशिएंट गवर्नेंस पर अकबर के जोर को दिखाता है। तो एक तरफ वो आर्किटेक्चर के जरिए पावर प्रोजेक्ट कर रहे थे, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के सॉलिड सिस्टम्स बनाकर उस पावर को सस्टेन कर रहे थे। एग्जैक्टली। लेकिन उनकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। वो ज्ञान को क्रिएट और ट्रांसलेट भी कर रहे थे। उन्होंने 1575 में इबादत खाना या हॉल ऑफ प्रेयर शुरू किया। हाँ, इबादत खाना की कहानी भी अकबर के बदलते हुए विचारों को दिखाती है। शुरू में ये सिर्फ सुन्नी मुस्लिम विद्वानों के लिए था। अच्छा। लेकिन जल्दी अकबर उनके आपसी झगड़ों और कट्टरता से तंग आ गए, तो उन्होंने इसके दरवाजे शिया, हिंदू, जैन, पारसी और ईसाई विद्वानों के लिए भी खोल दिए। तो ये उनकी बौद्धिक जिज्ञासा थी। हाँ, ये उनकी बौद्धिक जिज्ञासा का प्रतीक है। वो हर पर्सपेक्टिव को समझना चाहते थे, शायद इसलिए ताकि वो अपने इतने डाइवर्स साम्राज्य पर बेहतर शासन कर सकें। लेकिन क्या ये सिर्फ जेन्युइन क्यूरोसिटी थी, या अकबर एक मास्टर रिलीजन बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे सबको कंट्रोल किया जा सके? जैसे कि कुछ लोग दीने इलाही के बारे में कहते हैं। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन इबादत खाना का मकसद शायद एक मास्टर रिलीजन बनाना नहीं, बल्कि सुलह कुल यानी यूनिवर्सल पीस के सिद्धांत तक पहुंचना था। यूनिवर्सल पीस। वो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे थे जिस पर सभी धर्मों के लोग सहमत हो सकें, ताकि साम्राज्य में शांति बनी रहे। ये एक पॉलिटिकल नेसेसिटी भी थी, और शायद उनकी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी भी। और इसी ज्ञान की खोज में अगला कदम था मकतब खाना। हाँ। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। सोर्सेज में साफ लिखा है कि भारतीय ज्ञान के सबसे बड़े ग्रंथों का अनुवाद करवाया गया। जी। रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ। और महाभारत को तो एक नया नाम भी दिया गया, रज़्मनामा। युद्ध की किताब भास्कराचार्य के गणित के ग्रंथ लीलावती का भी फारसी में अनुवाद हुआ। इससे एक अहम सवाल उठता है कि ये अनुवाद क्यों करवाए जा रहे थे। हाँ, यही मैं सोच रही थी। क्या इसे एक कल्चरल ब्रिज के तौर पर देखा जाए, या एक फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशन? मतलब क्या ये दूसरी संस्कृतियों की ज्ञान को फारसी कल्चर के अंडर लाने की एक पॉलिटिकल मूव थी, ताकि उसे कंट्रोल और डिफाइन किया जा सके? आपका सवाल बहुत वैलिड है, और इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और कल्चरल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट था। इससे फारसी बोलने वाले रूलिंग क्लास को, जो ज्यादातर तुर्क और ईरानी थे, राइट, उनको उस जमीन की संस्कृति और ज्ञान को समझने का मौका मिला जिस पर वो शासन कर रहे थे। ये एक ब्रिज तो था, लेकिन साथ ही जब आप किसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो आप उसे इंटरप्रेट भी करते हैं, उसे एक नया कॉन्टेक्स्ट लेते हैं। तो ये पावर का एक सटल एक्सरसाइज भी था। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इसका नतीजा एक ऐसी सिंथेसिस थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। इसी सिलसिले में अबुल फजल का लिखा अकबरनामा आता है, जो अकबर की ऑफिशियल बायोग्राफी थी। जी। सोर्सेज के मुताबिक इसके 3 हिस्से थे, और तीसरा हिस्सा आईने अकबरी सबसे अनोखा है। और आईने अकबरी इसलिए अनोखा है क्योंकि ये सिर्फ राजा की तारीफों का पुल नहीं है। तो ये क्या है? ये अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम और भारत के लोगों, उनके कल्चर और ट्रेडिशंस का एक इंसाइक्लोपीडिक अकाउंट है, एक गजेटियर जैसा। वाओ। और सोर्स में एक हैरान कर देने वाली बात लिखी है कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्सा शेरशाह सूरी के सिस्टम से प्रेरित था। भाई, मतलब वो अपने पिता के आर्च नेमेसिस से आइडियाज ले रहे थे। ये तो आज के पॉलिटिक्स में भी सोचना मुश्किल है। बिल्कुल। और यही अकबर के प्रैग्मेटिज्म का सबसे बड़ा सबूत है। उन्हें जहां से भी अच्छा आइडिया मिलता था, चाहे वो दुश्मन से ही क्यों ना हो, वो उसे अपनाने के लिए तैयार थे। कमाल है। उनका मकसद एक मजबूत और कुशल साम्राज्य बनाना था, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना नहीं। ये दिखाता है कि वो एक शासक के तौर पर कितने सिक्योर और कॉन्फिडेंट थे। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि अकबर का विजन मल्टी लेयर्ड था। हमने उनका बिल्डर रूप देखा, जिसने फतेहपुर सीकरी जैसे शहर बनाए। हम उनकी ड्रीम टीम यानी नवरत्नों से मिले, जो फाइनेंस से लेकर म्यूजिक तक में माहिर थे। जी। और हमने ज्ञान पर आधारित एक साम्राज्य का उनका विजन देखा, जो इबादत खाना और मकतब खाना जैसी इंस्टीट्यूशन से झलकता है। अकबर की विरासत सिर्फ उनकी किलों की ईंटों में नहीं, बल्कि उन इंटेलेक्चुअल और कल्चरल स्ट्रक्चर्स में है जो उन्होंने बनाए। वो सिर्फ एक साम्राज्य पे राज नहीं कर रहे थे, वो एक पहचान बना रहे थे। वो एक नई इंटीग्रेटेड मुगल भारतीय पहचान बना रहे थे, जिसमें फारसी संस्कृति और भारतीय परंपराओं का संगम था। ये इमारतें, ये नवरत्न
और ये अनुवाद सब उसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। मतलब पत्थर और विचार दोनों मिलकर ही अकबर का साम्राज्य बना रहे थे। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल छोड़ लाते हैं। हमने बात की कि अकबर ने अपने पिता के दुश्मन से भी अच्छे आइडियाज लेने में संकोच नहीं किया और जरूरत पड़ने पर अपनी राजधानी तक बदल दी। जी। उनका प्रैग्मेटिज्म। हाँ, ये प्रैग्मेटिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। लेकिन क्या इस कांस्टेंट एडेप्टेशन और सिंथेसिस का मतलब ये है कि कोई एक फिक्स्ड अखबारी विजन था ही नहीं? इंटरेस्टिंग पॉइंट। तार प्रयोग करते रहना उसकी ताकत की निशानी है या एक छिपी हुई कमजोरी की? अब हम अकबर की भूराजस्व नीति और उनकी अंतिम अभियान की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों विषय ऊपर से भले ही अलग अलग लगें, पर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं एक तरह से। अच्छा, वो कैसे? एक तरफ वो व्यवस्था जिसने साम्राज्य को फौलाद जैसी मजबूती दी, और दूसरी तरफ वो आखिरी जंग जो एक शासक की निजी जिंदगी की उथल-पुथल को दिखाती है। हाँ, तो आज हम अकबर के शासनकाल के दो बहुत ही जरूरी हिस्सों पर गहराई से बात करेंगे। पहला, उनकी जमीन से टैक्स वसूलने की व्यवस्था, उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम। राइट। और दूसरा, उनकी जिंदगी का आखिरी सैनिक अभियान। हमारे पास जो स्रोत है वो यही बताते हैं कि कैसे इतना बड़ा साम्राज्य आर्थिक रूप से चलता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक मजबूत रेवेन्यू सिस्टम के बिना एक विशाल सेना और लगातार अभियान चलाना नामुमकिन होता। मतलब अकबर की जीतें सिर्फ उनकी तलवार के दम पर नहीं थी? नहीं, वो टोडरमल के बही खातों के दम पर भी थी। चलिए तो इसी की परतें खोलते। पहले बात करते हैं भू राजस्व प्रणाली की। ये सुनने में थोड़ा ड्राई लग सकता है, पर किसी भी साम्राज्य को चलाने का असली राज तो इसी में छिपा होता है। बिल्कुल। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने दहसाला नाम की एक प्रणाली शुरू की थी। ये क्या थी और इसे इतना रेवोल्यूशनरी क्यों माना जाता है? देखिए, दहशाला का मतलब ही है 10 साला। इस सिस्टम की जो असली क्रांति है ना, उसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इससे पहले होता क्या था। ओके। पहले टैक्स ज्यादातर स्थानीय जमींदार या अधिकारी की मर्जी पर निर्भर करता था। इससे भ्रष्टाचार और किसानों का शोषण बहुत आम था। मतलब कोई तय नियम कायदा नहीं था, सब अंदाजे पर चलता था। बिल्कुल। दहशाला ने इसी मनमानी को खत्म किया। इसमें किसी भी जमीन पर टैक्स तय करने के लिए उस जमीन के पिछले 10 सालों की 10 सालों की? हाँ, 10 सालों की औसत पैदावार और औसत कीमतों का हिसाब लगाया जाता था। What's fascinating here is कि ये कोई अंदाजा नहीं था, ये डेटा बेस्ड था। ये पूरी तरह से डेटा पर आधारित सिस्टम था। एक मिनट, 16वीं सदी में 10 साल का डेटा हर एक इलाके का, ये तो आज भी बहुत मुश्किल काम लगता है। वो ये सब मैनेज कैसे करते थे? ये वाकई हैरान करने वाला है। इसके लिए एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था। हर सूबे में, हर परगना में बाकायदा रिकॉर्ड रखे जाते थे। किस तरह के रिकॉर्ड्स? कि किस जमीन पर कौन सी फसल हुई, कितनी पैदावार हुई और बाजार में उसका क्या भाव रहा। इस सारे डेटा का एवरेज निकालकर राज्य का हिस्सा तय किया जाता था। और वो हिस्सा कितना होता था? आमतौर पर औसत पैदावार का 1/3। 1/3? 1/3। ये उस जमाने के हिसाब से ज्यादा था या कम? क्या किसानों के लिए ये एक बोझ था? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, उस दौर के दूसरे राज्यों की तुलना में ये ज्यादा नहीं था, लेकिन खास बात बोझ की नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी की थी। अच्छा, प्रिडिक्टेबिलिटी। हाँ, किसान को पहले से पता होता था कि उसे लगभग कितना टैक्स देना है, चाहे उस साल फसल कम हो या ज्यादा। इससे उसकी जिंदगी में एक स्थिरता आई। और साम्राज्य को भी पता था कि खजाने में कितना पैसा आने वाला है। इसे जब्ती प्रणाली भी कहा गया। तो ये सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं था, ये एक तरह से किसानों को सीधे साम्राज्य से जोड़ने और बिचौलियों की ताकत कम करने का एक जबरदस्त पॉलिटिकल कदम भी था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इससे किसानों का भरोसा सीधे बादशाह पर बढ़ा। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उन्होंने सिर्फ पैदावार का हिसाब नहीं रखा, बल्कि स्रोतों से पता चलता है कि जमीन को उसकी क्वालिटी के हिसाब से भी बांटा गया था। हाँ, 4 तरह से। पॉलेज, पराउती, चंचर और बंजर। ये तो ऐसा लगता है जैसे वो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कर रहे थे। ये ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक है आपका। ये वर्गीकरण दिखाता है कि प्रशासन को खेती की कितनी गहरी समझ थी। पोलज वो जमीन थी जो सबसे उपजाऊ थी, जिस पर हर साल खेती होती थी। हाँ, बिना रुके, इसलिए उस पर टैक्स की दर सबसे ज्यादा थी। फिर आती थी परौती, वो जमीन जिसे अपनी उपजाऊ शक्ति वापस पाने के लिए 1 या 2 साल खाली छोड़ा जाता था।
और चचहर को शायद 3-4 साल के लिए खाली छोड़ते थे। सही कहा। और बंजर तो वो जमीन थी जिस पर 5 साल या उससे ज्यादा समय से खेती नहीं हुई थी। बिल्कुल। अब अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये व्यवस्था सिर्फ टैक्स वसूलने का एक तरीका नहीं थी, बल्कि ये लंबे समय तक कृषि उत्पादकता बनाए रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की सोच। एग्जैक्टली। प्रशासन समझता था कि हर जमीन से लगातार निचोड़ा नहीं जा सकता, उसे आराम की जरूरत होती है। इन कम उपजाऊ जमीनों पर टैक्स की दर भी कम होती थी। ये तो बहुत लॉजिकल है। बल्कि बंजर जमीन पर खेती दोबारा शुरू करने के लिए तो किसानों को शुरुआती सालों में टैक्स में भारी छूट दी जाती थी, ताकि वो उसे उपजाऊ बनाने के लिए इनकरेज्ड हों। वाह। और इसी आर्थिक सुधार के दौर में एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार भी हुआ। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसका क्या मतलब था साम्राज्य के लिए? जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था, और इसे खत्म करना अकबर के शासनकाल का एक मील का पत्थर है। कैसे? ये एक ज्यादा समावेशी यानी इंक्लूसिव और धर्मनिरपेक्ष राज्य की दिशा में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। इस एक फैसले ने साम्राज्य की गैर मुस्लिम प्रजा को, जो कि बहुमत में थी, एक बहुत ही मजबूत संदेश दिया। संदेश ये कि वो दोयम दर्जे के नागरिक नहीं है, बल्कि बराबर के हिस्सेदार हैं। तो एक तरफ दहसाला से खजाना भर रहा था और दूसरी तरफ जजिया हटाने जैसी इंक्लूसिव नीतियों से प्रजा को जोड़ा जा रहा था। इस मजबूत नींव पर ही एक विशाल साम्राज्य की इमारत खड़ी हो सकती थी। और उस इमारत के सबसे मजबूत स्तंभ थे मनसबदार, है ना? बिल्कुल। चलिए इस सिस्टम को समझते हैं जो 1571 में शुरू हुआ। हाँ, मनसबदारी सिस्टम मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पद या रैंक। पद या रैंक। ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम था जो साम्राज्य के सभी मिलिट्री और सिविल अधिकारियों को एक ही फ्रेमवर्क में ले आया। चाहे कोई सेनापति हो, गवर्नर हो या दरबार का कोई बड़ा अधिकारी, हर किसी को एक मनसब दिया जाता था। दस्तावेजों से पता चलता है कि ये रैंक एक न्यूमेरिकल स्केल पर होते थे। सबसे छोटा रैंक 10 का और सबसे बड़ा 5000 का, जो बाद में बढ़ाकर 10,000 तक भी कर दिया गया था। हाँ, तो ये नंबर तय क्या करता था? ये नंबर 3 चीजें तय करता था। दरबार में उस अधिकारी की हैसियत, उसका वेतन और सबसे जरूरी, उसे कितने सैनिक और घोड़े अपने अधीन रखने हैं। अच्छा। और इसी सिस्टम में 2 और शब्द आते हैं, जात और सवार। हाँ, जात और सवार। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे आसान भाषा में समझाइए। जरूर। जात रैंक अधिकारी के पर्सनल पद और उसकी पर्सनल सैलरी को दर्शाता था। जात रैंक जितना ऊंचा, दरबार में उसकी इज्जत और वेतन उतना ही ज्यादा। ठीक है, जात मतलब पर्सनल रैंक एंड पे। हाँ, और सवार रैंक ये तय करता था कि उस मनसबदार को कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने होंगे। मतलब कितने कैवलरी मैन। एग्जैक्टली। आमतौर पर सवार रैंक जात रैंक से कम या बराबर होता था। तो मान लीजिए किसी का मनसब 5000 जात, 3000 सवार है, तो इसका मतलब है कि उसका पद 5000 के स्तर का है और उसे 3000 घुड़सवारों की टुकड़ी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये एक ही सिस्टम से मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कंट्रोल किया जा रहा था। और इन मनसबदारों को वेतन कैसे मिलता था? क्या उन्हें कैश दिया जाता था? कुछ बड़े अधिकारियों को कैश मिलता था, जिसे नकदी कहते थे, लेकिन ज्यादातर मनसबदारों को वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी। जागीरें मतलब जमीन का टुकड़ा? हाँ, मतलब उन्हें एक ऐसा इलाका दे दिया जाता था जहां से वो उतना ही रेवेन्यू वसूल सकते थे जितनी उनकी तनख्वाह बनती थी। लेकिन क्या इस जागीरदारी प्रथा में कोई कमी नहीं थी? क्या इससे मनसबदार अपने इलाके में छोटे मोटे राजा नहीं बन जाते थे जो किसानों का शोषण करें? ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा खतरा था और अकबर इस बात को अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने क्या किया? इसी से बचने के लिए उन्होंने एक बहुत चालाक व्यवस्था बनाई। किसी भी मनसबदार को एक ही जागीर पर लंबे समय तक नहीं रहने दिया जाता था। हर 3-4 साल में उनका तबादला, ट्रांसफर। हाँ, ट्रांसफर। आज आप अवध के जागीरदार हैं तो कल आपको बंगाल भेज दिया जाएगा। इससे कोई भी अधिकारी किसी एक इलाके में अपनी जड़ें जमाकर बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाता था। ये तो एक तरह का चेक इन बैलेंस था। बिल्कुल, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का एक बहुत ही कारगर तरीका था। राजा मानसिंह का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें 7000 का मनसब मिला था, जिसे सप्त हजारी भी कहा जाता था। ये तो बहुत ही ऊंचा रैंक था। ये सबसे ऊंचे रैंक में से एक था।
5,000 से ऊपर का मनसब आमतौर पर सिर्फ शाही परिवार के राजकुमारों को ही दिया जाता था। राजा मानसिंह या मिर्जा अजीज कोका जैसे कुछ ही लोग थे जिन्हें 7,000 का मनसब मिला। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो बादशाह के कितने भरोसेमंद और काबिल सेनापति थे। ये सिर्फ एक मिलिट्री रैंक नहीं था, बल्कि सम्राट के भरोसे और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो एक तरफ ये मजबूत प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था थी जिसने साम्राज्य को दशकों तक स्थिरता दी। अब कहानी को अकबर के जीवन के अंतिम चरण की ओर ले चलते हैं। उनका आखिरी बड़ा अभियान, असीरगढ़ की घेराबंदी। हाँ, 1601 में असीरगढ़ का अभियान। ये दक्षिण में खानदेश के इलाके में था और असीरगढ़ का किला कोई मामूली किला नहीं था। इसे दक्कन की चाबी कहा जाता था। दक्कन की चाबी मतलब की टू द डेक्कन। हाँ, और बाबे दक्कन यानी दक्षिण का दरवाजा, ये अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। जानकारी मिलती है कि ये घेराबंदी कई महीनों तक चली। किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं और उसके अंदर रसद का इतना भंडार था कि मुगल सेना उसे भेद ही नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ? महीनों की घेराबंदी के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उस दौर के लेखकों ने जिक्र किया है कि अकबर को सैन्य बल के साथ साथ कूटनीति और कुछ हद तक छल का भी सहारा लेना पड़ा। छल का? जैसे? कहा जाता है कि किले के अंदर सोने की अशरफियां फिंकवाई गईं ताकि रक्षक दरवाजे खोल दें। आखिरकार 1601 में खानदेश के शासक मीरन बहादुर ने आत्मसमर्पण किया और किला मुगलों के हाथ आया। ये अकबर की आखिरी बड़ी सैन्य जीत थी। एक ऐसा किला जीतना जो अजेय माना जाता था। ये तो उनके करियर का एक चरम बिंदु रहा होगा। बिल्कुल। रणनीतिक रूप से दक्कन पर मुगलों का नियंत्रण और मजबूत हो गया, लेकिन इस शानदार जीत के बीच एक बहुत बड़ी पर्सनल हार उनका इंतजार कर रही थी। आप उनके बेटे सलीम के विद्रोह की बात कर रही हैं, जो बाद में जहांगीर के नाम से बादशाह बने। हाँ, ये विडंबना देखिए। जब अकबर दक्षिण में असीरगढ़ का फौलादी दरवाजा तोड़ रहे थे, ठीक उसी समय उनका अपना बेटा, उनका वारिस सलीम, वो आगरा में उनके खिलाफ बगावत कर रहा था। हाँ, उसने इलाहाबाद में खुद को एक आजाद बादशाह घोषित कर दिया था। अपने नाम के सिक्के भी ढलवा लिए थे। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। एक तरफ अकबर का साम्राज्य अपने शिखर पर है और दूसरी तरफ उनके अपने घर में बगावत हो रही थी। गौर करने वाली बात यही है। ये दिखाता है कि इमेंस पावर के साथ पर्सनल चैलेंजेस भी आते हैं। एक सम्राट जो पूरी दुनिया जीत सकता है, वो अपने परिवार की समस्याओं से जूझ रहा था। और सलीम ने तो अकबर के सबसे करीबी दोस्त और नवरत्न अबुल फिजल की हत्या तक करवा दी थी, जो अकबर के लिए एक बहुत पर्सनल ब्लो था। अपने बुढ़ापे में अपने ही बेटे से ऐसी चुनौती का सामना करना, ये उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। इससे उनके आखिरी साल काफी तनाव और दुख में बीते। हालांकि बाद में अकबर की पत्नियों और मां के दखल के बाद बाप बेटे में सुलह हो गई थी। लेकिन रिश्ते में वो कड़वाहट और अविश्वास तो आ ही गया होगा। हमेशा के लिए आ चुका था। ये हमें शासकों के जीवन के मानवीय पहलू की याद दिलाता है। इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और सुधारों का लेखा जोखा नहीं है, ये इंसानी रिश्तों और भावनाओं की कहानी भी है। और इस घटना के कुछ ही साल बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। उनका मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में है। हाँ, और वो मकबरा भी उनकी सोच का ही प्रतिबिंब है। उसमें आपको हिंदू, ईसाई, इस्लामी, बौद्ध, जैन, वास्तुकला सभी के तत्व मिलते हैं, जो उनकी सुलह कुल की नीति को दर्शाता है। बिल्कुल, सर्वधर्म संभाव। तो आज हमने एक ऐसे शासक को देखा जिसने दहसाला जैसी डेटा बेस्ड प्रणालियों से अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित किया, मनसबदारी प्रणाली से एक विशाल और लॉयल सेना और नौकरशाही का निर्माण किया, और अंत में एक बड़ी सैन्य जीत के बीच अपने ही परिवार से मिली सबसे बड़ी चुनौती का भी सामना किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखता है और कैसे एक महान शासक को भी व्यक्तिगत त्रासदियों से गुजरना पड़ता है। ये वाकई एक बहुत गहरी और मल्टी लेयर्ड चर्चा थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अकबर द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं, खासकर मनसबदारी और भू राजस्व, इतनी मजबूत और फ्लेक्सिबल थी कि मुगल साम्राज्य उनके बाद लगभग 150 साल तक फलता फूलता रहा। औरंगजेब के समय तक। हाँ, औरंगजेब के समय तक यही सिस्टम कुछ बदलावों के साथ काम करता रहा। और ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, किसी नेता की असली विरासत क्या होती है? वो इलाके जो उसने जीते, या वो व्यवस्था जो उसने बनाई और जो उसके जाने के बाद भी पीढ़ियों तक कायम रही?